पूरा वर्ल्ड एक बेहद ही सीरियस सिचुएशन से गुजर रहा है जहाँ पे मिडल ईस्ट में टेंशन एस्केलेट हो चुका है। पूरी दुनिया इस चीज़ पे मदार रखे हुए है कि ईरान रिटालिएशन में क्या कदम उठाएगा। पर हमारा कंसर्न है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक ऐसा स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर है जहाँ पे ऑलमोस्ट 17 to 20 मिलियन बैरल ऑयल इसी रास्ते से गुजरता है, जो ग्लोबल ऑयल सप्लाई का लगभग 30% है। अगर ये रूट ब्लॉक होता है तो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में इसका क्या असर होने वाला है, ये आज हम जानेंगे हमारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट जिनके पास 15 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है रोड ट्रांसपोर्टेशन में काम कर। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को अगर ये ब्लॉक किया जाता है, उसके पास मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, तो क्या यूएस डॉलर के प्राइस भी हाइक होंगे इससे? वेरी ट्रू। चाइना इस वॉर में इट विल बी ऑन द यूएस साइड और द ईरान साइड? ट्रम्प और चाइना ही बता सकता है कि ईरान ने अगर वॉर शुरू वेरी शार्प ग्लोबल लेवल पे फ्लाई कर रहे हैं तो एयरपोर्ट्स को टारगेट किया जाता है। तो वो तो अभी हुआ है। तो प्रीवियसली वो टारगेटेड जो भी था हमारा नेविगेशन चैनल पे वो लोग ने अटैक किया, क्योंकि इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है कि जो नॉर्मल लॉजिस्टिक्स है। यस, सो इट इज अ वेरी डार्क साइड वी कैन सी इन फ्यूचर। वो है एनर्जी रूट्स को कंट्रोल करना, yes. और दूसरा आम आदमी को परेशान करना। क्वेश्चन इज वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। इंटरनली यूरोप क्या अपने आप को संभाल नहीं सकता अगर ऐसी सिचुएशन होती है? इंटरनली दे कैन डेफिनेटली मैनेज देयर इंफ्रास्ट्रक्चर। आपने एक चीज बोला फीडर्स ने, एक आसान भाषा में समझा है तो आज समझ लीजिए। तो उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं? ऐसा नहीं है कि अदानी इज माय फ्रेंड सो आई कैन गिव द कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टली। गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना बहुत इजी है, बहुत बट उसके काम को, उसकी स्क्रूटिनी को, उनकी लिमिटेशंस को और उनकी डिफिकल्टीज को समझना बहुत ही ज्यादा है। बट आज ईच एंड एवरीथिंग रिक्वायर्ड सम कुर्बानी। We welcome Mr. Hitesh Patel Hello. to our Business and Beyond podcast. So first I would like to know about your experience into the industry. आप अपने experience के बारे में थोड़ा सा बता पाएं। Hello everyone, myself Hitesh Patel. I have experience of more than 15 years in the field of transportation planning and highway engineering. So I have closely worked with the government sector. So we know the challenges. There are some basic constraint also with the government. But अभी जो हम वॉर की बात करें, वॉर जो है किसी के कंट्रोल में नहीं है। ये जो भी हो रहा है मेनली पॉलिटिकल ड्रिवन वॉर है। वी डोंट नो कब ये हो जाएगा, कब ख़त्म होगा, बट अल्टीमेटली हु इज़ गोइंग टू सफ़र इज़ द कॉमन मैन, बिकॉज द गवर्नमेंट हैज़ देयर ओन रिजर्व फंड एंड रिजर्वेशन फॉर देयर आर्मी पीपल ऑल्सो हैव देयर रिजर्व फंड एंड रिजर्व आर्म्स एंड foods. But what about the local people? So ultimately, if we talk about this current war scenario, then you rightly said कि majority, if we talk about Indian scenario and with Middle East, so approximately India is mainly depend 50 to 60% for the कच्चा oil, जो बेसिक क्रूड ऑयल के लिए हम लोग डिपेंड कर रहे हैं मिडल ईस्ट के ऊपर। आज मिडल ईस्ट में ईरान से हमें सबसे बड़ा खतरा ये है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को अगर ये ब्लॉक किया जाता है तो इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है हम पे एज इंडियंस? इस पे क्या, क्योंकि हम तो शायद वेनेजुएला से अभी ऑयल परचेज कर रहे हैं यूएस की डील के बाद, राइट? तो इस कॉरिडोर का असर हम पे क्या होने वाला है? इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, नॉट ओनली फॉर इंडिया बट थ्रू द ऑल पेरीफेरी ऑफ द कंट्रीज, बिकॉज ये जो चैनल है और ये जो हमारा मिडल ईस्ट है उसके पास मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी और ऑयल्स वगैरह है, क्रूड वगैरह। अगर ये चैनल जो बंद हो जाती है तो अल्टरनेट सिर्फ उनके पास एक ही है कि उनको फिर अल्टरनेट रूट तो लेना ही पड़ेगा। और वो अल्टरनेट रूट, इफ़ यू टॉक अबाउट द किलोमीटर, देन अभी अगर इंडिया को अगर कुछ देना है मिडल ईस्ट से या लेना है, so they have to travel to around 12,000 किलोमीटर। अगर ये वाला जो चैनल बंद हो जाता है, so what they can do, they have to take the alternate route. All the freight forwarders and all have to must go through this African channel, because उनका जो मेजर बिजनेस है, इंडिया तो है बट मेजोरिटी यूरोप इज़ ऑल्सो देयर, बट यूरोप को भी ऊपर कैसे जाएगा? तो ये जो है उनको अल्टरनेट रूट लेना पड़ेगा, और अल्टरनेट जो रूट लेगा वो उनको अराउंड 20,000 किलोमीटर जैसा हो जाएगा। तो जो 8,000 का जो गैप आया, 8,000 किलोमीटर,
So who will pay for that? That is the big concern. सो मैं ये जानना चाहती हूँ क्या यूएस डॉलर के प्राइस भी हाइक होंगे इससे? वेरी ट्रू. इसमें पूरा इकोनॉमी का संतुलन बिगड़ सकता है, बिकॉज द क्रूड इज़ द कोर फैक्टर ऑफ ग्रोथ इंजन. आपका घर में जो सुबह दूध आता है या शाम को सब्जी आती है, तो वो हमारा कुछ ना कुछ फ्रेट से आता है. ये डिस्टर्ब होने से पूरा लॉजिस्टिक चेन डिस्टर्ब हो जाता है, और ये लॉजिस्टिक चेन जो डिस्टर्ब होगा तो उसका मेजर इकोनॉमिकल या जो हमारा पर्सनल पॉकेट जो एक्सपेंसेस जो होगा, तो वो दोनों पे इम्पैक्ट होगा. और ये अभी हम बोल भी नहीं सकते कि, बिकॉज एक हम छोटा सा गणित समझे तो अगर हम मान लो जो सुबह हमारे पास जो ट्रांसपोर्टर जो चार्ज करता है, अभी उसको समझ लीजिए 8,000 किलोमीटर लंबा ट्रैवल करना पड़ेगा, तो उससे तो इंश्योरेंस कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट एंड एनी अदर लिंक्ड कॉस्ट. अब उसका स्टोरेज जो प्री डिफाइन था, अब उनको और थर्ड प्लेयर को ढूंढना पड़ेगा कि मेरे को इतना बल्क ऑफ वॉल्यूम आई हैव टू पार्क इन योर स्पेस, एंड व्हाट वी हैव टू डू. सो अगेन द न्यू स्टोरेज फैसिलिटी दे हैव टू सर्च विद इन द शॉर्ट टाइम, बिकॉज इन इंडस्ट्री सेक्टर और हाउस होल्ड सप्लाई वो तो जो चाहिए वो चाहिए, डेली प्रोडक्ट्स, पेरिशेबल गुड्स है, बट वो दूसरा इम्पैक्ट क्या है, ये तो कॉस्ट बढ़ गया. बट व्हेन वी डू द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, so India is mainly exporting this perishable good, jewelries and finished product, and ये सब पूरा ऊपर यूरोप में जाता है. तो यूरोप में भी यही चैनल से जाता था. अब यूरोप में जो जर्मनी एंड ऑल आर द वेरी बिग जाइंट्स ऑफ द इंजीनियरिंग प्रोड्यूसर्स, दे ऑल आर द वेरी जाइंट मैन्युफैक्चरर्स. उनको क्या चाहिए दिल्ली में, उनको रॉ मटेरियल्स चाहिए. रॉ मटेरियल्स देने वाला हमारा एक चाइना है, एक हमारा इंडिया है. अब ये और जाना तो यही था. इंडिया के पास सबसे अच्छा बेनिफिट अपना एक कोस्टल लाइन का है. कोस्टल में इंडिया ने, स्पेशली गुजरात ने इतने अच्छे पोर्ट एस्टैब्लिश कर दिए. व्हाट आई एम थिंकिंग, ड्यू टू दिस वॉर अभी इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनेगा, क्योंकि इसका जो पूरा जो स्टोरेज फैसिलिटी और उसके लिए दे अप्रोच आवर इंडियन पोर्ट्स. तो जिस तरीके से आपने बोला कि ये जो मेन रूट है वो चाइना के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट था, अगर ये रूट डिस्टर्ब होता है तो चाइना को ज़्यादा तकलीफ हो सकती है. तो क्या आपको लगता है कि चाइना इस वॉर में इट विल बी ऑन द यूएस साइड और द ईरान साइड? बट ये चाइना का कुछ भी डिसीजन बोलना, ये तो मतलब ट्रम्प और चाइना ही बता सकता है कि, बिकॉज वी ऑल नो कि चाइना इतना भरोसे लायक है नहीं. और आज हम लोग इतना गर्व महसूस कर सकते हैं कि आज हम देख पा रहे हैं कि हमारे इंडिया के पेरीफेरी में हर जगह होली का माहौल हो रखा है. इवन होली हमारे यहाँ है, बट हम होली देख रहे हैं हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में हर जगह आग लगी पड़ी है. तो आज ये सब पॉसिबल है आवर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, डेडिकेटेड पॉलिसी ड्रिवन मैकेनिज्म उन्होंने जो सेटअप कर रखा है, रिलेशनशिप विथ आवर नेबरिंग कंट्रीज़. सो ये ऑल ब्लेसिंग आज हमको देखने को मिल रहे हैं. आज कल की बात करें, कल हमारा जो वेस्ट इंडीज़ के साथ जो मैच था, वो लोग हम एकदम रिलैक्स मोड में सबने देखा जो सेमीफाइनल था. बाकी जो दूसरी कंट्री में हमारे कुछ फ्रेंड दुबई में बैठे थे, वो लोग बोल रहे थे हम लोग को तो पेन हो, मतलब वी आर ऑल पैनिक बिकॉज एयरपोर्ट बंद हो गया, अबू धाबी, दुबई, दोहा, ऑल एयरपोर्ट क्लोज. बोले हमको आना या जाना हमको कुछ पता नहीं है. मतलब ये डर का माहौल अभी नहीं है यहाँ पे. सो वी आर रियली ब्लेस्ड टू द गवर्नमेंट. सो जैसे ही एयरपोर्ट्स का आपने बोला कि ईरान ने अगर वॉर शुरू किया और रिटालिएशन उसने शुरू किया है, तो सबसे पहले उसने एयरपोर्ट्स को टारगेट बनाया हुआ. व्हाई दिस हैपेंस? बिकॉज दे आर वेरी शार्प. बिकॉज उनको भी पता है कि अगर हम उनका एयरबेस ही बंद कर देंगे तो उनका जो मेजर जो सप्लाई चेन वाला जो चीज़ है, आज जो फास्टेस्ट वे में जाता है अपना एयर जाता है. दूसरा अभी क्या है कि उनका शिप जो है, शिप में उनको मैक्सिमम चांस, क्योंकि मिसाइल इजीली टारगेट ऑन द शिप. बट अगर जो एयर को टारगेट करना है तो उनके पास हाईटेक इक्विपमेंट नहीं है, सो दे कांट कोलैप्स आवर प्लेन और समथिंग लाइक दैट. सो दे ऑल आर वेरी प्लान्ड. ट्रम्प हो या कोई भी अपना पॉलिटिकल, अपना देश के लिए हर कोई लड़ना चाहेगा. हमने यूक्रेन को भी देखा, यूक्रेन वॉज वेरी स्टॉलवर्ड्स, उसके पास उतनी कैपेसिटी नहीं थी, इवन दो ही फाइट फॉर हिज कंट्री. सो सिमिलरली अभी जो ईरान है या इराक है, हर कोई अपना जो एसेट है, एसेट बचाने का ही कोशिश करेगा. बट ये जो सुपर पावर जो लोग बैठे हैं, उनको पता है कि हम इनको, उनकी सबकी नज़र अब क्रूड के ऊपर है. हम देख रहे हैं कि लास्ट 1 ईयर में हमने देखा
नॉट अ सिंगल कंट्री, हमारे इंडिया की पेरीफेरी की बात करें, अगर कोई एक भी मिस हो गया हमने नहीं देखा। आज नहीं तो कल उसका बारा है, इज़राइल हो या कोई भी हो, यहूदी कंट्री हो, उसने किसी को नहीं छोड़ा। बट ठीक है, दिस ऑल आर द पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा। राइट तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे आपने बोला कि भाई सबसे पहले उनको ट्रांसपोर्टेशन ख़त्म करना है, उनको ऐसे रूट्स ख़त्म करने हैं Yeah. जहाँ से पीपल कैन डू द मोबिलिटी, Yes. राइट। और ऐसा अभी तो ठीक है कि जब हम ग्लोबल लेवल पे फ्लाई कर रहे हैं तो एयरपोर्ट्स को टारगेट किया जाता है। हम अगर पास्ट में देखें कि हमारी जितनी भी वॉर्स हुए वहाँ पे अगर आप समझाना चाहें कि कौन से ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के रूट्स को टारगेट किया गया था और क्यों टारगेट किया क्योंकि गया था? पहले के ज़माने में इफ़ वी रिकॉल अवर हिस्ट्री, तो जब जो भी वार हुई वो मतलब नेविगेशन चैनल दे आर यूजिंग बिकॉज इट वाज वेरी इकोनॉमिकल फॉर बोथ द कंट्रीज। एविएशन सेक्टर जो अभी स्ट्रांग हुआ है तो वो तो अभी अभी हुआ है, तो प्रीवियसली वाज टारगेटेड जो भी था हमारा नेविगेशन चैनल पे वो लोग ने अटैक किया, और धीरे 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 वो लोग को नैरो डाउन करते गए, और उनका टारगेट वही है कि हम ये ब्लॉक कर देंगे तो जो गुड्स जो सप्लाई डिमांड टाइम है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। रही बात ऊपर का एयर स्पेस, तो वो लोग पहले ही बंद कर देते हैं, तो ना ऊपर से आएगा ना नीचे से आएगा, लैंड तो आप जुड़े हुए ही नहीं हो, आप लोग एक कंट्री दूसरे कंट्री से कंपलसरी यू आर कनेक्टेड विद दिस सी रूट। अब सी रूट ही बंद हो गया तो अभी तक हम लोगों का रेल कनेक्टिविटी वो तो इंटरनल है, बट व्हाट अबाउट दिस कंट्री टू कंट्री कनेक्टिविटी? तो कंट्री टू कंट्री में तो हमारा नेविगेशन और एयर दोनों ही है। अब मान लो दोनों कॉस्टली अफेयर्स है, इफ़ यू वांट टू ship a single things to one place to another, you have to do number of documentation work, and then your this product will reach to the X to Y country. True. So ये सब जो फॉर्मेलिटीज़ और ये सब में जो समय जाएगा अभी, वो कितना जाएगा, पैसा कितना जाएगा, और ये सब का नुकसान, वॉर जितनी भी हुई आज देश में या बाहर कहीं पे भी, किसी का भी कल्याण नहीं हुआ। दिस ऑल कम्स विद सम कॉस्ट। सो जब ईरान, इजराइल या यूनाइटेड स्टेट्स जैसे कंट्रीज वॉर में इन्वॉल्व होते हैं तो इसको सिर्फ एक पॉलिटिकल एंगल से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है कि जो नॉर्मल लॉजिस्टिक्स हैं उस पे। सो उस पे क्या असर होने वाला है अगर हम स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो नॉर्मल पीपल का जो लॉजिस्टिक्स है, सो उस पे नॉर्मल इंसान को कहाँ पे प्रॉब्लम होने वाला है इस लॉजिस्टिक डिस्ट्रप्शंस? नहीं, दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन। तो अब हम स्ट्रेटेजिकल बात करें इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक, व्हाट इकोनॉमिक इम्पैक्ट विल बी देयर इन फ्यूचर। सो सबसे बड़ा पहले से इनके मतलब क्या आता है, हम लोग जो क्रूड लेते हैं, कच्चे क्रूड से हम लोग बाई प्रोडक्ट से हम लोग काफ़ी सारा फिल्टर कर करके उसमें से हमको बाई प्रोडक्ट से हमको फाइनल प्रोडक्ट जो बनाते हैं, इट इज़ लाइक मेनली द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ऑल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, एंड देन ऑल फर्टिलाइजर्स एंड मैनी अदर थिंग्स वी कैन थिंक। बट जो हमारा आज हमारे घर पे छोटा हाथी से आता है या 407 ट्रक से आता है, वो ट्रक में भरने के लिए आपको पेट्रोल या डीजल जो चाहिए, अगर जो मेन सोर्स ऑफ सप्लाई ही बंद हो गया है, सो इट इज़ वेरी डार्क साइड वी कैन सी इन फ्यूचर अगर ये लंबा चला। क्योंकि सबको पता है कि हमारा अगर ग्लोबली बात करें मैडम, तो ग्लोबली देखा जाए तो इंडिया के पास सिर्फ 30% ही डिपेंडेंट ऑन दिस क्रूड, बाकी का जो 70% है वो मेजर यूरोप और अदर कंट्रीज़ में वो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली हम तो चलो 30% है, बट हमारा क्या, जो गवर्नमेंट ने एक जगह पे निशाना नहीं रखा है, उन्होंने अपना ये जो दूसरा क्रूड वगैरह है दूसरी कंट्रीज़ पे भी टाइप रखा है। बट यस, इट इज़ वेरी ट्रू, इसका तुरंत ही हमको रेप्लिका दिख जाएगा एंड आवर फ्यूल प्राइसेस में भी इट विल बी इंक्रीज बिकॉज ऑफ। ठीक है, ये एक नॉर्मल लॉजिस्टिक हो गया। अब मैं जानना चाहती हूँ कि एयरलाइंस पे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे इसका क्या असर होने वाला है? एयरलाइंस, अभी सबको पता चल गया है कि जैसे कि जो भी हमारा एयरबेस है, एयरबेस अब आज के दिन में हम बात करें तो दुबई ने अपना एयरपोर्ट बंद कर दिया, दोहा ने अपना बंद कर दिया, अबू धाबी ने बंद कर दिया। इफ़ यू रिमेंबर, जो भी यूएस फ्लाइट है या कनाडा फ्लाइट है या मेजर यूरोपियन कंट्रीज़ में, वो लोग कंपलसरी रूटेड थ्रू दिस दोहा, अबू धाबी एंड दुबई, क्योंकि दे ऑल आर वेरी मच नोन फॉर दिस टूरिज़्म इंडस्ट्री। सो वो लोग जाते थे, टूरिस्ट वीज़ा लेते थे, दे कैन एक्सप्लोर एंड देन अगेन अपना नेक्स्ट जर्नी ट्रैवल कर लेते थे। अभी क्या होगा कि ये जो वॉर इफेक्ट से ये एयरपोर्ट बंद हो गया, कंपलसरीली ये डिमांड तो थी
आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना था कंपलसरी, ये बीच वाला पॉइंट अगर बंद हो गया तो आप कुछ अल्टरनेट रूट ट्राई करेंगे। दूसरी एयरलाइंस वाले को पता चल गया कि ये अल्टरनेट रूट, इसकी डिमांड बढ़ेगी। अभी फ्लाइट रेट सीधा 4 to 5 टाइम्स बढ़ गया है मैडम। अभी मैंने जैसे सोचा आज ही शिपिंग कंटेनर्स जो है उसका प्राइस 3 गुना बढ़ गया। वेरी ट्रू मैडम, यस। सो अभी तक कोई ऐसा सिचुएशन स्ट्रेटेजिकली नहीं प्लान हुआ है ईरान की तरफ से, फिर भी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अटैक अगर शिपिंग प्राइस 3 गुना बढ़ गया है, मतलब हमारे देश में जो भी इंपोर्ट हो रहा है इट इज गोइंग टू बी कॉस्टली, राइट? इसके और क्या क्या आपको परिणाम दिख रहे हैं अगर तो जो ये मैडम जैसे लंबा आपने चला? बहुत सही बताया कि जो शिपिंग चार्जेस ये लोग ने 3 to 4 टाइम्स जो बढ़ा दिया, वो उसने इसलिए बनाया बिकॉज दे ऑल्सो डोंट नो कि व्हेन माय कंटेनर विल बी फ्री, बिकॉज दे हैव टू ट्रैवल टू द लॉन्ग डिस्टेंस। और उसके लिए उसको जो पेपर वर्क करना है, आज जो चीज़ मेरा 10 दिन में पहुंचता था, आज ये एक्सटेंडेड रूट से ट्रैवल करने से उनका सेम चीज़ 20 डेज या 25 डेज। इवन ट्रैकिंग सिस्टम अच्छा रहा तो यू कैन ऑल्सो ट्रैक वेयर इज़ माई कंटेनर, वेयर इज़ माई शिपमेंट। बट अभी उतना AI वगैरह ठीक है, वो हम लोग ब्लेसिंग है, बट अपना ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में व्हाट आई एम बिलीव इज इफ द मॉनिटरिंग मैकेनिज्म इज नॉट गुड देन ट्रांसपोर्टर कैन ऑल्सो प्ले देयर रोल। ट्रू। वो भी बोल देगा कि सर अभी माल नहीं आए, भले उसके गोडाउन में माल पड़ा है। हर कोई लोग ये इन्फ्लेशन का बेनिफिट लेने का ट्राई करता है। मतलब अगर मैं समझती हूँ जिस चीज़ से इस ग्लोबल पॉलिटिक्स को, वहाँ पे यही है कि आज की वॉर्स का जो ग्लोबल एजेंडा है वो है एनर्जी रूट्स को कंट्रोल करना, Yes. और दूसरा आम आदमी को परेशान करना। वेरी ट्रू। जनरली उनका मेन टारगेट तो महासत्ता है, तो दे आर ट्राइंग टू प्रूव दैट कि वी आर महासत्ता। बट अल्टीमेटली दिस ऑल वॉर इफेक्ट ऑल्सो, इसका जो रिजल्ट आएगा बाद में वो मतलब काफ़ी सबको उसका रिजल्ट भुगतना ही पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि कितने टाइम तक ये वॉर चलेगी? अभी ये दिस क्वेश्चन इज वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, सो आई कांट मैं सिर्फ आपका point of view बट बोलना, पॉइंट ऑफ व्यू समझना आज ही मैं चाहती जस्ट न्यूज़ में देख के आया। ट्रम्प सर ने बोला कि ये और हम 3 से 4 वीक, बिकॉज हमको जो रिजल्ट चाहिए वो अभी तक हमको नहीं मिला है, सो दे आर नॉट सेटिस्फाइंग विद देयर रिजल्ट्स, सो माइट बी। और रोज़ एक एक कंट्री जुड़ता जा रहा है, और हर कोई को वो है कि मतलब मैक्सिमम एरिया आई कैन कवर। जो पहले के ज़माने में राजा जो अपना गढ़ जीतते थे, आज सेम चीज़ हम देख रहे हैं। So let's address the elephant in the room. Can it result into World War III? यस, मतलब वी कैन सी अल्टीमेटली हमारा मेजर इकोनॉमी जो सस्टेन हो नहीं पा रहा है, तो हम इसको वर्ल्ड वॉर 3 ही बोल सकते हैं इसको। और इसका रिजल्ट जो भी है अच्छा तो होता ही नहीं, तो वो रिजल्ट तो वी हैव टू पे। हमने दुनिया ने वर्ल्ड वॉर 1 देखा है, वर्ल्ड वॉर 2 देखा है, एंड मेजर डिवास्टेशंस देखे हैं हमने। Yes. उसमें कहीं पे भी हमने प्रोग्रेस नहीं देखा है। अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो उसका बेस आपको क्या लगता है कि क्या होगा? वाई वी आर डूइंग द वर्ल्ड वॉर 3? फॉर व्हाट? एक्चुअली everyone is become very greedy if we see except India। मतलब मेजोरिटी जैसे कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ है या अमेरिकन कंट्रीज़ है, सो व्हाट दे वांट इज़ बिकॉज जो उनके पास नहीं है, और वो बोल रहे हैं कि हम तो महासत्ता है। अब महासत्ता है तो वेयर इज़ योर क्रूड? यू डोंट हैव क्रूड, देन हाउ यू बिकम द महासत्ता? सो they would like to grab all as much as possible. They have very good infrastructure and all set up with their country. But अब जो चीज़ उनके पास नहीं है तो नज़र बिगड़ी है, तो वो ट्राई कर रहे हैं कि ये भी हम जोड़ ले, हमारे उसमें शामिल कर ले। तो ये एथिकल नहीं है, बट अगेन इट इज़ अ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। सो जैसे मैंने आज सुना है कि आज डिक्लेरेशन हुआ है कि इंडिया के पास ओनली 70 डेज का क्रूड है अभी, राइट? अगर ये वॉर एस्केलेट होती है तो इंडिया का स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होना चाहिए आगे के लिए? बट जनरली जब भी ऐसा वॉर सिचुएशन होता है, सो जनरली हाउ हमको भी लगा था कि यूक्रेन वॉर हो जाएगा, 1 वीक में ख़त्म हो जाएगा, वो अभी तक भी चालू है। इसका कोई एंडलेस रिजल्ट है। आज बीच में स्कूल चालू हो जाते हैं, सडनली कुछ मिसाइल आके गिर जाती है। सो मतलब ये वॉर कब ख़त्म होगा, कब चालू होगा, इसके किसी का अंकुश नहीं है। दे ऑल बिग बॉस ओनली अवेयर अबाउट
मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि अगर हमारे पास 70 डेज का क्रूड बाकी पड़ा हुआ है और अगर ये वॉर खत्म नहीं होता है तो आपके हिसाब से हमारा स्ट्रेटेजिक मूव आगे का क्या होना चाहिए, बिकॉज वी नीड ऑयल राइट टू रन द इंडिया इवन राइट. इंडिया इज राइट नाउ द हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड. सो अगर हम 70 डेज के बाद अगर हमको क्रूड का सप्लाई नहीं मिल रहा है फॉर XYZ रीजन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि वर्ल्ड वॉर 3 ही होगा, बट अगर कुछ भी रीज़न होता है, एस्केलेशन होता है वर्ल्ड वाइड, तो इंडिया का एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होगा इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बढ़ाए रखने के लिए, उसको कंटिन्यूस रखने के लिए. तो जनरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अर्लियर, उनको पता ही था कि इन फ्यूचर जब भी वॉर होगा तो ये या तो पानी के लिए होगा या क्रूड के लिए होगा. सो आवर गवर्नमेंट हैज़ वेरी प्रोएक्टिव, दे हैव ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड सच प्रोएक्टिव स्टेप्स. दे हैव मूव्ड ऑन हाइड्रोलॉजी, hydrogen car, they promote like that, solar sustainable renewable energy. So government has started efforts in that domain कि हमको पूरा क्रूड के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े. इसीलिए आज मैं देख रहा हूँ कि जो EV ट्रक्स इज ऑल्सो कमिंग ऑन द रोड. सो ये एक अच्छा मूव है कि आज वो क्रूड कब तक क्रूड करेंगे, वो तो एक लिमिटेड रिसोर्सिस है. आज ये वॉर हो गई, क्रूड लिमिटेड है, ख़त्म हो गया, तो फ्यूचर क्या. सो वी हैव सीन कि छोटा हाथी से लेके बड़ी बड़ी मल्टी एक्सेल ट्रक्स भी अभी ये उससे चल रही है, अभी ईवी से चल रही है. सो ये हम देखने जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है और इन फ्यूचर ये भी होगा. बट आई कांट आंसर योर स्पेसिफिक क्वेश्चन बिकॉज जो लिमिटेशन है उसको हम कैसे डील करें. बट यस वी कैन डेफिनेटली से दैट कि हमको रिन्यूएबल एनर्जी पे जाना पड़ेगा और सिंगल सोर्स को हमको अगर डिपेंड रहे तो उसके हीट भी हमको फेस करना. सो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आज आती भी है तो भी हमारा इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी के दम पे चल सकता है थोड़ा बहुत. आई एम नॉट टॉकिंग 100%, बट अगर हम ऐसे सिचुएशन में आते हैं तो शायद ऐसी सिचुएशन नहीं हो जाएगी कि हमको खाना पानी तक ना मिले, राइट? उतना तो हम कर सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के दम पे, आपको लगता है क्या? उतना तो हम डेफिनेटली कर सकते हैं बिकॉज इंडिया जो है मेजरली डिपेंड ऑन आवर फार्मिंग लैंड एंड फार्मर्स हमारे जो काफ़ी सपोर्टिव प्रोएक्टिव है. और जो एंशियंट टाइम में जो बुलोक कार्ट और उससे जो सप्लाई होता था तो वो तो अभी भी वो लोग विलेज में तो ये लोग उनके पास सप्लाई चेन वही है. तो एटलीस्ट एट सर्टेन एक्सटेंट वी कैन ट्राई टू मिनिमाइज दिस इम्पैक्ट, बट यस द हीट वी हैव टू फेस इट. अगर हम एक वॉर करते हैं और हम जो भी ट्रूप्स हैं उनका एक मेजर सप्लाई चेन, एक रोड जो जाता है उसको, अगर हम उसको सबसे पहले वार करके तोड़ देते हैं तो उस आर्मी पे उसका क्या असर होता है? ये सबसे पहला हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग का यही प्रिंसिपल था कि जो हमारी एक सिंगल लिंक जो होती है, अगर हमने प्रोएक्टिव स्टेप्स नहीं लिए और हमने कुछ ऑल अल्टरनेट मैकेनिज्म नहीं डेवलप किए देन वी हैव टू फेस. तो अभी सिचुएशन ऐसा ही है. अभी क्या हो रहा है कि एवरी कंट्री इज़ प्रोटेक्टिंग देयर ज्यूरिडिक्शन एंड जियोग्राफी एरिया. हर कोई अपनी सीमा में खेलना चाहता है, बट नोबडी इज़ थिंकिंग बियॉन्ड दैट. उसके लिए ये समिटी वगैरह बनाई, G20, G5. सो व्हाट दे कैन डू इज़ दे हैव टू थिंक बियॉन्ड द बॉर्डर्स. अभी इसीलिए मोदी सर ने जो हमारा जो सभी नेबरिंग कंट्रीज से जो अच्छे रिलेशन बनाए हैं तो वही आज हेल्पफुल हो रहा है. आज उनको भी पता है कि ये गल्फ वाला लाइन हमारा बंद है. सो अभी भी किसी को प्रेशर नहीं है. उन्होंने रातों रात एक बैठक बुला ली, सभी से बात कर ली, बट दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि हमको इतना कुछ परेशानी का सामना नहीं है. वी हैव इनफ सरप्लसेस, वी हैव इनफ फूड सप्लाईज एंड वी हैव अगेन हमारा जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स है विथ डिफरेंट कंट्रीज वो तो उनका ओपन ही है, एयर बेस इज़ ओपन. सो वो पूरा सपोर्ट उनके पास है. बट यस योर पॉइंट इज़ वेरी वाइटल. ये अगर एनिमीज़ अगर ये लिंक को कॉलेप्स कर देता है तो एट प्रेजेंट वी डोंट हैव एनी अल्टरनेट रूट, बट यस डेफिनेटली वी हैव टू थिंक फॉर इट. राइट. सो ये अल्टरनेटिव रूट्स जैसे हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ है, चाइना के साथ हम लद्दाख से जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान के साथ अगर आप देखो तो गुजरात से पूरा बॉर्डर जाता है, यू नो कश्मीर तक जो पूरा पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है. देन वी आर लाइक यू नो कनेक्टेड विद द बांग्लादेश एज वेल. और हमने उसके ट्रांसपोर्टेशन पे भी लास्ट 10 ईयर्स में बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, राइट. सो ये सारी जो ट्रांसपोर्टेशन चैनल्स हैं हमारी नेबरिंग कंट्री की, जिसमें इंडिया अभी सबसे ज़्यादा पावरफुल है, राइट, स्टेट. तो अगर कोई और एनिमी,
राइट, इंडिया की इस बॉर्डर लाइन पे जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उस पे अटैक करता है अगर, राइट, तो उससे हमें और हमारी नेबर कंट्रीज, क्योंकि दोनों के जुड़े हुआ है ट्रेड दोनों जुड़े ट्रांसपोर्टेशन, हुए। तो उसमें क्या इफेक्ट आ सकता है आपको लगता है? इसमें मेजर इम्पैक्ट अभी तो नहीं आ सकता अगर हम बात करें इंडिया की। यस, अभी जो बीच में पाकिस्तान के साथ जो सिनारियो हमारा पैनिक हुआ था, बीच में जो ब्लैकआउट करवाया था, जो भी एक्सरसाइज वगैरह ऑपरेशन करवाई, सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर वाला, तो वो टाइम में पूरा पैनिक था हमारा ये कच्छ एरिया में। बिकॉज कच्छ एरिया में क्या है, दे कैन इजीली एंटर थ्रू दिस चैनल। तो वो टाइम पे आई वॉज वर्किंग विथ RNBD एट दैट टाइम। सेक्रेटरी RNBD हैज कॉल्ड द इमीडिएट मीटिंग एंड दे व्हाट दे हैव सजेस्टेड कि जनरली अगर मान लो ये जो हमारा कुछ देर आर ओनली फ्यू रिवर्स और उनके ऊपर एक एक ब्रिज ही है, तो व्हाट दे हैव सजेस्टेड अगर मान लो वही ब्रिज टूट गया, सो हाउ माई इंडियन आर्मी कैन मूव हियर एंड देयर। तो उसके लिए हाउ इमीडिएट व्हाट एक्शन वी हैव टू टेक, तो उसके लिए तुरंत उन्होंने रातों रात SOP बनवाई विद द हेल्प ऑफ इंडियन आर्मी एंड ऑल इंडस्ट्री एक्सपर्ट, सबका व्यूज़ लेते हुए एक SOP डेवलप की। उसमें कंक्लूज़न वही आया कि अभी हमारे पास हमको ट्रेडिशनल अप्रोच जो चल रहा है उसमें जो रोड या ब्रिज बनते हैं, और आर्मी जो हमारे रातों रात जो ब्रिज बना लेते, इट कॉल्ड द पॉन्टून ब्रिज। सो वो पॉन्टून ब्रिज हम रातों रात वहाँ खड़ा कर सकते हैं। सो उसके लिए जो नेसेसरी मटेरियल्स वगैरह चाहिए, कच्चा मिट्टी या जो कंक्रीट वगैरह, जो भी उनका पत्थर वगैरह लोकली अवेलेबल, बिकॉज एट दैट टाइम यू कांट एक्सपोर्ट सम गुड स्टोन फ्रॉम राजस्थान एंड डंप इट हियर। सो वो पूरा प्रिपरेशन एक्शन प्लान वो लोग ने पहले ही तैयार कर लिया। सिमिलरली ईच कंट्री हैज़ टू थिंक लाइक दैट। ओके, सो टेकिंग दिस वन स्टेप फॉरवर्ड, हम इंडिया से बाहर निकल के लेट्स टॉक अबाउट द यूरोप, क्योंकि यूरोप में ये मेजर ऑयल सप्लाई यहाँ से गल्फ कंट्रीज से जा रहा है, तो यूरोप पे इसका क्या असर होने वाला है? यूरोप पे उसका बहुत हैवीली इम्पैक्ट होगा, बिकॉज अल्टीमेटली यूरोप हैज़ वेरी लिमिटेड गुड टर्म्स विद देयर नेबरिंग कंट्रीज़। एक तो अभी जो रेड सी में जो चल रहा है उसका तो वो अभी यूज़ नहीं कर पाएगा, तो अभी उसके पास ऑप्शन बहुत कम है, और ऑप्शन कम होने के बावजूद उसके पास जो लॉजिस्टिक चेन है, टनल्स है, वो है ही नहीं उनके पास। तो दे मस्ट हैव टू डिपेंड ऑन दिस न्यू एयरबेस, और ये एयरबेस तो हमको भी पता है कि हाउ कॉस्टली अफेयर इट इज़। सो डेफिनेटली यूरोप के पास उसका उतना स्ट्रॉन्ग बेनिफिट नहीं है, बट अगर इंटरनल यूरोप हम देखें तो इट हैज़ वेरी गुड हाईवेज एंड रोड कनेक्टिविटी इज़ वेरी गुड इनटू यूरोप। तो इंटरनली यूरोप क्या अपने आप को संभाल नहीं सकता अगर ऐसी सिचुएशन होती है? इंटरनली दे कैन डेफिनेटली मैनेज देयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड देयर पीपल, बिकॉज इंटरनल अरेंजमेंट आर सो मच फैंटास्टिक। इफ यू टॉक अबाउट लाइक जर्मनी और लंडन और एनीबडी, so they have well established system at their own place. They have systematic guidelines, systematic approach. They are not dependent on the single mode. True. They are working on the multi-mode. अगर multimodal transport, so अगर मेरा एक लाइन बंद हो जाता है, so they can use their feeder network and then reach to the destination. So such type of well established system since beginning, since British ruler. So वहाँ से उनकी चली आ रही है। आपने एक चीज़ बोला फीडर्स नेटवर्क, सो बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल हु आर नॉन टेक्निकल और वो इस बैकग्राउंड से नहीं है, तो एक फीडर्स नेटवर्क क्या होता है, आप अगर समझा पाए तो? एक आसान भाषा में समझाए तो आज समझ लीजिए कि हमने एक लाइन, हमने मेट्रो का अहमदाबाद की बात कर ले, हमने नॉर्थ साउथ लाइन बनाई, ईस्ट वेस्ट लाइन बनाई। तो अगर बट व्हाट अबाउट द पीपल हु इज़ लिविंग और वर्किंग एट द नॉर्थ मिडल ऑफ दैट कॉर्नर, सो हाउ ही कैन कम्यूट? अगर उसको मेट्रो लाइन भी पकड़ना है नॉर्थ साउथ वाला, सो दे मस्ट हैव टू आइदर वॉक और कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मदद से, या कोई उसका फ्रेंड उसको ड्रॉप करने आ जाए। तो ये जो मेन लाइन को जो दूसरी लाइन कनेक्ट करती है, स्मॉल लाइन, आइदर थ्रू एनी मोड, सो वी कॉल इट द फीडर नेटवर्क। सो फीडर नेटवर्क कैन बी द नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट, आइदर दे वॉक, दे यूज़ बाइसिकल, दे यूज़ ऑटो रिक्शा और 4-wheeler, और दे कैन यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑल्सो। सो ये जो लिंक है, इट इज़ प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू रीच टू द लास्ट माइल कनेक्टिविटी। उसको जो जाना है, अगर सरखेज जाना है और उसके पास कुछ उतना 2-wheeler और 4-wheeler फैसिलिटी नहीं है, सो दे मस्ट हैव टू ट्रैवल थ्रू दिस ओवन मोड, देन पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड देन एंड वाला इग्रेस मोड,
they have to do like that. सो आपने टाउन प्लानिंग में भी काम किया हुआ Yes. है हितेश, सो आई वुड लाइक टू आस्क यू वन थिंग कि जब टाउन प्लानिंग होता है तो मेन लाइन कनेक्टिविटी या लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे काम डेफिनेटली होता है, Yes. फीडर्स नेटवर्क पे कैसे काम होता है उस वक्त, Generally, क्योंकि वहाँ पे yes. कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है Very true. सो दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग यू फीडर्स नेटवर्क को उससे पहले कैसे सेट किया जा सकता तो है। जनरली जब भी कोई टाउन प्लानिंग स्कीम होता है तो सबसे पहले एक ड्राफ्ट बनाया जाता है। वो ड्राफ्ट में उसका सिस्टमेटिक अप्रोच है और एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल भी है, स्टैंडर्ड गाइडलाइंस दे हैव टू फॉलो। कितना ओपन स्पेस रखना है, कितना पार्क्स एंड गार्डन रखना है, कितना परसेंटेज ट्रांसपोर्ट नेटवर्क रखना है, एवरीथिंग इज़ डिफाइंड। वो कौन से जोन में आ रहा है, सो वो जोन के अनुसार उसमें कितना रेसिडेंशियल जोन रखना है, कॉमर्शियल जोन रखना है, इंडस्ट्रियल जोन रखना है, एवरीथिंग इज़ वेरी मच डिफाइंड। बट अभी का अगर हम जो सिनारियो देखें तो लास्ट 1 to 2 ईयर्स में हम देखें तो गवर्नमेंट हैज सैंक्शन सो मैनी टाउन प्लानिंग स्कीम। आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में, आज सरकार ने ये Yes. नई टाउन स्कीम घोषित कर दी। ये घोषित करना एक अलग चीज़ है और उसको रियल इम्प्लीमेंटेशन करना भी एक अलग चीज़ है। इसका मतलब एक बेसिक चीज़ बताया। अभी हम गांधीनगर की बात कर ले तो अहमदाबाद जो है पहले 445 स्क्वायर किलोमीटर का ही था। धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ी, उसका आउटरीच बढ़ा, ग्रोथ सेंटर्स डेवलप हुए, तो ऑटोमेटिकली आज हम देखने, पहले हम भोपाल की बात करते थे तो भोपाल जाना इट वाज अ चैलेंज। सीलज जाना आदमी सोचता नहीं था कि सीलज तक जाना है। आज सीलज या भोपाल वो ऐसे ही चला जाता है, चाय पीने के लिए वो सिंधु भवन जाता है, सो इट रूटेड थ्रू द भोपाल। तो वो आज एक आम बात नहीं रही बिकॉज ऑफ दिस एक्सपांसन ऑफ स्प्रॉल। तो एक्सपांसन ऑफ स्प्रॉल हुआ, गवर्नमेंट ने भी अच्छा डिसीजन लिया, ऑन टाइम डिसीजन लिया कि वहाँ एक टाउन प्लानिंग स्कीम रख दी गई ताकि उनको वेल एस्टैब्लिश नेटवर्क डेवलप कर दिया। अब नेटवर्क तो डेवलप हो गया, बट जैसे ही टीपी रखते हैं लैंड प्राइसेस बिकम वेरी हाई। जो भी डेवलपर्स है या जो भी इन्वेस्टर्स है दे डायरेक्टली इन्वेस्ट एंड परचेज द लैंड। जब हम गिफ्ट सिटी का बात करते थे, बीच में आया कि उसने वो वाइन परमिट ओपन कर दी, रातों रात जो उसमें जो लैंड का प्राइस जो बूम हुआ, वाई इट वाज सडन बूम, नोबडी वाज अवेयर अबाउट अर्लियर कि गिफ्ट सिटी एंड अराउंड एरियाज नोबडी वाज अवेयर अबाउट। बट रातों रात ये जो किस्मत चमकने वाली बात होती है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। फिर अब आपको एकदम हैवी प्राइस में लैंड खरीदा, हु विल पे दैट कॉस्ट? अल्टीमेटली द न्यू कमर हु विल come to that place, who will going to buy the new home, उसको वो प्राइस देना पड़ रहा है। आज आप देखिए कि यहाँ गांधीनगर में या अहमदाबाद में कोई भी नया टीपी पड़ा, बिल्डर्स लोग भी जो डेवलपर है दे आर ऑल्सो अट्रैक्टिंग कि ये हमारा नया टीपी में विथ ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर सराउंडिंग गार्डन ये वो, दैट इज ऑब्वियस। बट अल्टीमेटली हु हैज़ टू पे दैट कॉस्ट? लोकल पीपल हैज़ टू बेयर दैट कॉस्ट। बट किसके लिए? आज मैं मान लो 1 करोड़ का मैं यहाँ फ्लैट बुक करवा रहा हूँ, सो व्हाट माय फैमिली एंड आई वांट वेरी पीसफुल। दूसरा ट्रैफिक ना हो, दूसरा की शांति बनी रहे, ट्रैफिक कंजेशन ना हो, मेरा बच्चा पार्क्स एंड गार्डन में जाके खेल पाए, एक अच्छा हॉस्पिटल छोटा सा क्लिनिक हो जहाँ जाके बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ वगैरह देख पाए। बट ये सब क्या सच में मिल रहा है लोगों को? तो आपको क्या लगता है कि जो ट्रैफिक का क्योस बढ़ रहा है अभी सिटी प्लानिंग के अंदर या रीडेवलपमेंट के अंदर या फिर एफएसआई ज़्यादा पास हो गई है बहुत सारे एरियाज में वहाँ पे, उसके मेन रीजंस आपके हिसाब से क्या लगते हैं आपको? ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर बूम है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर बैलेंस, उसका डिमांड, वो सब जरूरी है। हम आज जो द कम्युनिटी विच इज़ लिविंग इनसाइड द अहमदाबाद सिटी, they are very much frustrated because of not only the city shore, they are frustrated with the traffic congestion. True. Second is parking. The one who is staying in the शाहीबाग area, उनको क्या टेंशन रहता है कि आज मेरे घर में 2 नेबर मतलब 2 गेस्ट आ रहे हैं, अब 2 गेस्ट मतलब 2 कार लेके आएगा, तो उसको पार्किंग कहाँ करवाऊंगा? उसको टेंशन वो है, गेस्ट आ रहा है उसकी टेंशन नहीं, उसका पार्किंग का उसको पहले सोचना है बिकॉज उसका नेबर के साथ अच्छा नहीं बन रहा है। So where they can park? By on road पे AMC cannot allow them to park. So ultimately this all principles we have to think when we design such
सो न्यू पार्किंग के प्लान। इश्यूज इतने बढ़ रहे हैं, एक तरफ लोग बोलते हैं और डेवलपर्स बोलते हैं कि हम पार्किंग देना चाहते हैं क्योंकि हमारी सेलिब्रिटी पार्किंग पे डिपेंड या कर रही है, राइट? बट अभी भी इतना अच्छा पार्किंग डेवलप नहीं हो पा रहा है, अगर हम प्राइवेट प्रोजेक्ट्स देखें या फिर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स देखें जिसमें एएमसी ने मल्टी लेवल कार पार्किंग, तो वो सारे प्रोजेक्ट्स है ना एक हिसाब से फेलियर जा रहे हैं। यस। उसका आपको क्या लगता है कि वो क्यों ऐसा हो रहा है? एक तरफ तो हमको पार्किंग के इश्यूज है, पार्किंग नहीं मिल रही, दूसरी तरफ ऐसे प्रोजेक्ट्स में कोई पार्किंग नहीं कर रहा है। इसका मैडम बेसिक रीज़न, जब हम मतलब व्हेन वी डू सच मास्टर प्लानिंग एक्टिविटीज़ एंड ऑल, वी हैव मतलब आवर इंडियन कल्चर की बात करें, हम लोगों ने ट्रेडिशनल अप्रोच एडॉप्ट कर लिया। आज मान लीजिए हम लोगों ने एक यहाँ पे स्कीम रखा है, हाई राइज बिल्डिंग G+10 बिल्डिंग है, तो G+10 वाला आदमी खाली वही सोचता है कि मेरे उसमें जो 200 यूनिट्स आएंगे, 200 यूनिट्स मतलब 200 कार पार्क तो मिनिमम है। आजकल लोगों के पास ट्रेंड आ गया है दो दो कार वाला, तो आइदर दे कैन ऑफर 50% फैमिलीज को दे कैन ऑफर द 2 कार पार्किंग। सो उसके लिए वो 200 या 300 का कार पार्किंग इंटरनल वो प्रोवाइड कर देगा। बट आप बताइए कि जब उसमें 200 फैमिलीज रह रही है तो उसके कुछ फंक्शन होते हैं, तो फंक्शन में जो विजिटर आए, विजिटर पार्किंग इज़ आउटसाइड। आपका जो वॉचमैन है वो सीधा बोल देता है विजिटर पार्किंग इज़ आउटसाइड। अब मान लीजिए कुछ अच्छा दिन है, जैसे कि कुछ अच्छा मुहूर्त वाला दिन में यहाँ भी शादी हो रही, यहाँ भी शादी हो रहा है, सो यू कैन सी द लार्ज अमाउंट ऑफ कार इट पार्क ऑन द मेन रोड, और कहीं ना कहीं पार्किंग हो जाएगा। अब उससे दिक्कत क्या आई, हर कोई लोग ट्रेडिशनल अप्रोच से देखा, आज प्लानिंग किया, रेरा ने परमिशन भी दी तभी वो बिल्डिंग को परमिशन मिली। बट दिक्कत वो है कि होलिस्टिक प्लानिंग इज मिसिंग मैडम। आज गवर्नमेंट हैज़ सैंक्शन एक्स और वाई टीपी स्कीम, आपको पता है कि ये मेरा कॉमर्शियल जोन है, ये मेरा इंडस्ट्रियल जोन है, ये मेरा रेसिडेंट जोन है। यू ऑल्सो हैव गेज द डिमांड ऑल्सो, बट वो डिमांड को कैप्चर करने के लिए डू वी हैव द इनफ स्पेस फॉर दिस विजिटर्स एंड अदर पार्किंग और अदर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी तो स्पेस छोड़ना पड़ेगा आपको। आज मान लो 200 फैमिलीज रह रही है, तो 200 फैमिली के बच्चे आपके कॉमन प्लॉट तो एक छोटा सा आपने फ़ोटो खिंचाने के लिए अच्छा सा एक बना दिया कि आपके बच्चे यहाँ खेल पाएंगे। बट जो बड़े बच्चे हो गए जो ग्राउंड में खेलना चाहते, वेयर इज़ देयर ग्राउंड? ग्राउंड तो रहे नहीं, ग्राउंड ने पूरा एएमसी ने अपना कॉर्डन करके रखा हुआ है इन फ्यूचर रिजर्व प्लॉट। सो जहाँ तक मुझे पता है रेरा ने अभी प्रोविजन दिया हुआ है कि आप ईवी इतना करिए या फिर आप विजिटर पार्किंग का इतना प्रोविजन रखिए, बट वो एनफोर्समेंट नहीं है Very अभी true, भी, madam. राइट? तो उसकी हमको ज़रूरत लग रही है अभी इस लेवल My पे। humble request to government is that when we do such any town planning scheme or master planning, हमने सभी सिटी के मास्टर प्लान बनाने का अभी चल ही रहा है, मेजोरिटी ऑल द सिटी हैव गुड मास्टर प्लान, बट व्हाट इज द रियल इम्प्लीमेंटेशन? मास्टर प्लान इज नॉट दैट डॉक्यूमेंट विच वी कैन कीप इन अवर शेल्फ, ओके, उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं रहा, हु इज गोइंग टू चेक? आज एवरी ऑफिसर्स, एवरी इंडिविजुअल इज बिजी इन देयर ओन डोमेन। तो आज जो मास्टर प्लान बना उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दूसरा चीज़, व्हाट वी हैव एडॉप्टेड ट्रेडिशनल अप्रोच, टीपी इतना परसेंट एलोकेशन, कॉमर्शियल, इंडस्ट्री, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, बात खत्म। उसके लिए आज ये टीपी जो डेवलप की, उसके बगल में जो एग्जिस्टिंग जो टाउन था या विलेज था, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा वो तो हमने सोचा ही नहीं। तीसरा, आज ये यहाँ पे एक टीपी जनरेट हो गई, इन फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट विल बी जनरेटेड और न्यू फैमिलीज विल कम एंड सिट हियर, तो उसका जो ट्रैफिक ग्रोथ आएगा, उसका जो सेटलमेंट आएगा, वो मस्ट बी कोई मेजर रोड उसमें से एनरूट होता होगा, तो उसका सीधा इम्पैक्ट उस पर हो जाएगा। फिर हमको सोचना पड़ेगा कि बाईपास इज़ रिक्वायर्ड, बाईपास इज़ रिक्वायर्ड। तो ये कब क्या है कि मान लीजिए मेरा रिसेंटली अभी एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें मेरा ये लिगामेंट का डैमेज हुआ। वो टाइम पे मुझे लगा कि सच में पैर तो मतलब नहीं है, मैं नहीं प्रॉपर चल पा रहा हूँ, मुझे टेंशन हो गई। मुझे लगा कि थोड़ा 1-2 महीना रिलैक्स हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, फिर मुझे सुकून होगा। आज मेरा पैर ठीक भी हो गया, तो मैं वो सब पेन वगैरह भूल गया। सेम हियर, आज जब जब पेन हो रहा है तब तक हम वो उसका अल्टरनेट ढूंढ लिया कि चलो यहाँ कंजेशन हो गया, दे दो बाईपास। तो आपने पहले क्यों नहीं सोचा ये सब? आज पार्किंग यहाँ ज़्यादा हो गई, पार्किंग के लिए जगह नहीं है,
आज हम देखते हैं वॉल सिटी वगैरह, तो वॉल सिटी हमारे यहाँ नहीं है, डेवलप कंट्रीज़ में भी वॉल सिटीज़ है जो लोग वॉकेबल सिटीज़ के नाम से जानते हैं। वहाँ आपको कोई ट्रैफिक, टू टू हॉर्न, हॉन्किंग कुछ नहीं मिलता है। कंपल्सरी दे हैव टू पार्क देयर फोर व्हीलर आउटसाइड एंड दे मस्ट हैव टू ट्रैवल थ्रू पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और आइदर दे हैव टू पे द हैवी पेनीज फ्रॉम देयर पॉकेट एंड दे कैन कम टू एंटर टू द CBDs। तो ये सब चीज़ हम लोग क्यों नहीं सोच रहे? आज हमने फाइन एनफोर्समेंट अगर आप देखें तो फाइन्स बहुत हैवी कर दिए हैं, बट उससे भी कोई सुधार नहीं आ रहा है इतना ज़्यादा। पीपल आर पेइंग हैवी फाइन्स, जैसे 2500-3000 रुपए वो लोग ट्रैफिक रूल को ब्रेक करने के लिए पे कर रहे हैं, बट उसमें भी बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन आ रहा है लोगों का गवर्नमेंट के साथ। उनको ये लग रहा है कि भाई आप इतने फाइन्स क्यों डाल रहे हो जब इतने टैक्सेस ले रहे हो हमसे, रोड टैक्स ले रहे हो आप, टोल टैक्स ले रहे हो, ये टैक्स ले रहे हो, आप फाइन क्यों ले रहे हो, राइट? सो इस पर आपका क्या विचार है? इसमें मेरा सबसे अच्छा आंसर वही है कि फाइन्स लेना भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है एंड दे आर डूइंग इट राइटली, बट अल्टीमेटली यूज़र अवेयरनेस ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि मुझे टू व्हीलर लेके जा रहा हूँ, वाई हेलमेट इज़ इसेंशियल, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, गवर्नमेंट के लिए अच्छा है। आज मैं हेलमेट पहन के जाऊँगा तो मेरा फेस ख़राब हो जाएगा, है मेरे हेयर स्टाइल जो अच्छी वाली है वो ख़राब हो जाएगी, मेरी गर्लफ्रेंड नाराज़ हो जाएगी। आज सबको वो चिंता है। गवर्नमेंट भी जो फाइन ले रहा है किसके लिए ले रहा है? सीट बेल्ट पहनो, मर जाओगे तो किसके लिए? आपकी सेफ्टी के लिए है। बट जो अवेयरनेस होनी चाहिए, अवेयरनेस है नहीं। दूसरी बात, अवेयरनेस आती कहाँ से है? आज यही आदमी, आज हम लोग US में जाके एकदम डिसिप्लिन मैनर में ड्राइव करते हैं, डिसिप्लिन मैनर में वॉक करते हैं, डिसिप्लिन मैनर में स्प्लिट करते हैं। आज डॉग मैं भी रखता हूँ यहाँ पे, तो मैं लेके जाता हूँ, उसको खुला छोड़ देता हूँ कि वो अपना काम ख़त्म करके आ जाएगा। वहाँ वो सिंपल एक अपने जेब में एक पॉलीथीन लेके जाता है कि अगर वो कहीं ख़राब करता है तो मैं खुद साफ़ कर लूँगा। तो ये डिसिप्लिन कहाँ से आई? उनको कोई स्कूल में नहीं सिखाया गया था, जो हमको भी नहीं सिखाया गया, बट वो सेल्फ डिसिप्लिन कैसे जनरेट हुई? एंड वाई आवर इंडियन पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट दैट सेल्फ डिसिप्लिन? बिकॉज ये जो है अवेयरनेस से ही होता है। अवेयरनेस के लिए गवर्नमेंट और पीपल दोनों को साथ में रह के काम करना पड़ेगा। अगर मैं वहाँ पे फॉरेन में ड्राइव कर रहा हूँ, मैंने आज गलत जगह पे पार्क कर दी, उसको एक ही, भले वो 5 मिनट के लिए अंदर गया, बट उसको कांस्टेंट माइंड में वो फियर रहता है कि शायद कोई टिकट ना काट ले मेरी, क्योंकि वो टिकट जो होती है उसका जो मंथली इनकम होता है उससे भी डबल वाली उसकी टिकट कट जाती है। तो उसको 5 मिनट भी उसको कांस्टेंट फियर, आज यहाँ पे वो फियर किसी में नहीं है। तो ये जो एनफोर्समेंट और अवेयरनेस दोनों को मिक्स करेंगे तब जो जूस बनेगा, वो जूस पिला दोगे तो ही लोगों में अवेयरनेस। तो सिविक सेंस यहाँ पे व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज हम लोग सिविक सेंस में बहुत लैक कर रहे हैं। नॉट ओनली यू, एवरी गेस्ट हु हैज कम इनटू द पॉडकास्ट, उन्होंने सबसे पहले यही चीज़ को हाईलाइट किया है कि वी एज एन इंडियन आर लैकिंग इन सिविक सेंस। हमारे लिए सिविक सेंस इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, आप अगर ये बता पाए? सिविक सेंस इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आज हमारी गिनती पिछड़े हुए उसमें गिनी जाती है। व्हेन अवर पीपल विजिटिंग एब्रॉड, so simply by reading their name, उनका वो लोग दे प्रिज्यूम देयर माइंडसेट, ओह इंडियन, उसमें सिविक सेंस ही नहीं होगी, उसका प्रॉपर गेस्चर ही नहीं होगा, ग्रीटिंग्स नहीं हो देंगे वो प्रॉपर। तो ये जो बेसिक छोटी छोटी चीज़ें हैं वहाँ उसको इम्पोर्टेंस है। आज वहाँ पे कोई अननोन पर्सन भी सामने क्रॉस करता है, सो दे ग्रीट्स एंड से हाई विदाउट कंसिडरिंग द जेंडर। सो ये सब सेंस यहाँ पे अगर सेम चीज़ अगर करने जाएगा तो उसको या तो हिट फेस करनी पड़ेगी, क्यों भाई, हाउ देयर यू कैन टेल मी हाई, यू नो मी। तो ये सब जो गैप है वो ब्रीच करने में बहुत टाइम लगेगा। आपको क्यों लगता है हम एज एन इंडियन ऐसे क्यों इवॉल्व हुए हैं? अब ये जो चीज़ है, मतलब ये ट्रेडिशनल अप्रोच बोल सकते हैं कि हमारा जो बिहेवियर है या जो हमारी परवरिश हुई वो ऐसे ही हुई, और वो लोग की बच्चा जैसे ही पैदा हुआ, जैसे ही बाहर निकला, स्कूल में गया, तो उसने वो स्टैंडर्ड एडॉप्ट कर दिए। हमारे स्टैंडर्ड अलग थे, हमने ये स्टैंडर्ड एडॉप्ट कर दिए। अब फिर भी अभी धीरे धीरे लोग एब्रॉड, आज हर एक फैमिलीज़ में एक एक आदमी तो एब्रॉड गया। एब्रॉड जाने के बाद वो फ़ोन पे डेली जो बात करेगा ना, तो वो सुन के भी थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आ रहा है। दूसरी बात, पहले एजुकेशन उतना नहीं था,
आज हर एक घर में एक अच्छा पीएचडी होल्डर तो ना बोल के एटलीस्ट ग्रेजुएट लड़का तो बन रहा है। तो एक लड़का जो ग्रेजुएट बन रहा है, लड़की बन रही है, वो अपने फैमिली पेरेंट्स को भी एम्पावर कर रही है कि नहीं मम्मी, गार्बेज यहाँ नहीं डालना है, ये ऐसा नहीं करना है, यहाँ मत फेंको, ये बगल वाला का घर है वो भी गंदा है, अल्टीमेटली आवर सोसाइटी विल सफ़र। तो ये धीरे धीरे आ रहा है। क्लीनलीनेस पहले नहीं था। हमारे रेलवे स्टेशन हमने देखे हुए, बड़े बड़े चूहे घूमते थे। रेलवे स्टेशन के टॉयलेट्स हम देख पा रहे, पब्लिक टॉयलेट्स देख पा रहे। धीरे धीरे ये सिस्टम में बदलाव आ रहा है, बट एक सर्टेन लिमिट पर जाके रुक जाता है। उसको वो क्यों होता है आपको बट क्यों वो लगता क्यों है? होता है उसमें, मतलब मेरा वही कहना है कि इसमें गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल बोथ हैव टू प्ले पाइवोटल रोल टू इम्प्लीमेंट दिस थिंग्स। अगर मैंने पास्ट आफ्टर आवर इंडिपेंडेंस अगर जितनी भी गवर्नमेंट्स देखी है, उन्होंने खुद ने सिविक सेंस पर और क्लीनलीनेस पर हर एक, चाहे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली बीजेपी, आई एम टॉकिंग Yeah. अबाउट कांग्रेस, बीजेपी, एनीवन हु हैज बीन रूलिंग, उन्होंने सब ने सिविक सेंस और क्लीनलीनेस पर बहुत ही ज़्यादा वेटेज दिया हुआ है। Yes. तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई फॉल्ट है Very कि उन लोगों ने इस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, उन्होंने बढ़ावा नहीं दिया, या उन्होंने ही हमको पिछड़ा हुआ रखा है। फिर भी एज इंडियंस हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं किया है कि इंडिया हमारा घर है, उसको स्वच्छ रखना हमारी जिम्मेदारी है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसमें मेरा एक चीज़ मानना है कि फॉर एग्जांपल कि अब पहले क्या था कि लोग गवर्नमेंट ऑफिसर्स अभी आज उनको स्पेशल ट्रेनिंग के लिए वहाँ सिंगापुर, सियोल और अच्छी अच्छी जगह पे इंस्टीट्यूट में भेजा जाता है कि यू जस्ट गो एंड एक्सप्लोर द न्यू वर्ल्ड, यू एक्सप्लोर देयर, मतलब हाउ दे ग्रीट ईच अदर एंड हाउ दे कंट्रीज आर सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल्स जो लोग ने एस्टैब्लिश किए एंड हाउ दे आर डूइंग। तो आज वो जो ट्रेनिंग लेके आते हैं, और वो ट्रेनिंग किस लिए, बिकॉज अल्टीमेटली जो भी लॉ बनाना है या कोई पॉलिसी फ्रेम करनी है, गाइडलाइंस बनानी है, तो वो तो हमारे बिग शॉट जो बैठे हैं वो बिग शॉट बनाते हैं, बिग ऑफिसर्स, और हमारे प्लानर्स हो गए। सो ये सब जो बाहर जाना, अभी धीरे धीरे जो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट जो स्टार्ट हुआ, एक्सचेंज ऑफ लर्निंग स्टार्ट हुआ, उससे वो लोग थोड़ा बहुत वो लोग समझ पा रहे हैं कि अभी, बट स्टिल वेयर वी आर लैकिंग इज जो है हमारा जो फाइन्स वाला जो चीज़ है वो उतना एनफोर्स्ड वे में, और उसका प्रॉपर मॉनिटरिंग भी होना चाहिए। आज फाइन लेना इज़ नॉट अ बिग थिंग, बट वो फाइन लेना का मॉनिटरिंग करना इज़ द राइट थिंग। आज सच में जो मैं पैसा फाइन में दे रहा हूँ, क्या वो सच में वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, आज मुझे नहीं पता है। True. वहाँ वो उसको पता है कि आज जो मेरी इतना डॉलर की टिकट जनरेट हो गई है, कल नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स वो उसके खानदान में भी कोई वो गलती नहीं करेगा। क्यों? सो यहाँ पे एक चीज़ ऐसी आती है कि शायद हमें गवर्नमेंट को ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है। अगर आप फाइन लेते हो या ट्रांसपेरेंट फिर है, हम ऐसा मना नहीं कर रहे। गवर्नमेंट इज़ वेरी मच ट्रांसपेरेंट एंड देयर पॉलिसी इज़ वेरी सपोर्टिव टू द पब्लिक। दूसरी चीज़ है कि आज हमारे घर में बात करें कि मान लो मुझे घर चलाना है, मुझे तो सिर्फ 4 लोग को चलाना है, बाबर उनको तो पूरा देश चलाना है। अब बदलाव जो है रातों रात तो आ ही नहीं जाएगा, उसको टाइम लगता है। एंड यस, वी आर विटनेस, वी हैव सीन सिंस द लास्ट 10 ईयर्स बदलाव धीरे 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 आ रहा है। एयरपोर्ट आज हमको वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट मिलना स्टार्ट हो गया। वर्ल्ड क्लास बस स्टॉप जो हमारे थे ना, पहले क्या था, सिर्फ बैठने का एक बांकड़ा था, एक ऊपर छत था, वो हमारा बस स्टॉप कहलाता था। आज हमारे पास एक गुड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स, ये सब धीरे धीरे अच्छे हो रहे हैं। वी कांट निगलेक्ट। हमारे हाईवेज सेक्टर देख लीजिए, हाईवेज में जो पहले रोड बनते थे वो सिर्फ काली सड़कें बनती थी, सीधी सड़कें। बट ये लोग सब फॉरेन गए, फॉरेन में देखा वे साइड अमेनिटीज, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है, बस बे, ट्रक ले बाय, ये सब उनको देखा। हमने तो सीधे सीधी बना दी, अब बस वाला भी वहीं रोक देगा तो दूसरा उसको ओवरटेक करके जाएगा। वाई डोंट वी पार्क योर बस टू द बस बेस, तो कि थ्रू ट्रैफिक को भी कुछ डिस्टर्ब ना हो। तो हाईवे सेक्टर ने भी बदलाव मतलब हर चीज़ में, इंफ्रास्ट्रक्चर की हर एक चीज़ में हमने बदलाव देखा है। हम आज बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, हाई स्पीड ट्रेन्स आने वाली है राइट इंडिया के अंदर सेक्टर्स में, बट विद दिस सिविक सेंस हम उसका एग्जीक्यूशन कितना सक्सेसफुल कर पाएंगे आपको लगता है? बिकॉज सिविक सेंस इज हाईली रिक्वायर्ड जहाँ पे रैपिड ट्रांसपोर्टेशन की बात आती है।
अब जब हम सिविक सेंस की बात कर रहे और ये अच्छे वाले इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो जब हम मेट्रो में ट्रैवल करते हैं तो मेट्रो जो है वो एसपीवी बनाई है। एसपीवी स्पेशल पर्पस व्हीकल, उसके पास खुद के पावर है टू ऑपरेट दिस ऑल एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके। तो व्हेन यू ट्रैवल इन AMTS bus and when you travel to metro, what I think you must have faced that difference also True. in terms of cleanliness, in terms of toilets, everything. Yes. क्यों? उनके पास सिक्योरिटी गार्ड खुद के लगाए पड़े हैं। उनके पास सभी चीज़, मे आई हेल्प यू वाला भी डिपार्टमेंट है जो आपको पोलाइटली आंसर करेगा। जो एल्डर वाला है, एल्डर को भी पकड़ के ले जाएगा, एस्केलेटर पे चढ़ा के मेट्रो पकड़ाएगा। ये सब चीज़ कब, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि ये धीरे धीरे गवर्नमेंट को पावर थोड़े रिलीज़ करने पड़ेंगे। ये जो पीपीपी मॉडल जो है, पीपीपी मॉडल इसीलिए बनाया गया है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में गवर्नमेंट में अकेला कुछ नहीं कर सकता, आई नीड सम हेल्प ऑफ एक्सपर्ट ऑल्सो। तो जिसके पास वो चीज़ का एक्सपर्टाइज है, वाई डोंट वी जॉइंटली वर्क टुगेदर फॉर दिस डेवलपमेंट। तो आज ये मेट्रो जो मॉडल है, इट इज़ वर्क ऑन दिस पीपीपी मॉडल। उसके पास नंबर ऑफ गुड कंसल्टेंट, गुड आर्किटेक्ट्स, गुड प्लानर्स, गुड इंजीनियर्स, सब कुछ अंडर वन अम्ब्रेला है। एंड इट इज़ वेरी मच ईजी टू मैनेज फॉर देयर MD, इट इज़ वेरी मच ईजी टू मैनेज देयर इंफ्रास्ट्रक्चर। आज सेम चीज़ के लिए अगर जब उसके पास गवर्नमेंट से ही ग्रांट आ रही है, वही कॉर्पस से उसको ऑपरेट करना है, मैनेज करना है, स्टाफ को भी चलाना है, उसको ह्यूज सैलरीज भी देनी है, सो पूरा पैसा तो उसमें ही चला गया। सो आपके पास डेपो डेवलपमेंट, उसके रूट रैशनलाइजेशन, फिर उसका रूट क्लीनलीनेस और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सोचने का, समझने का कुछ टाइम ही नहीं मिला। यहाँ पे क्या हुआ, with the help of the SPV and the private intellectual people under one umbrella, they sit together monthly, they plan the system, they enhance their system और enhancement की ही बातें करते हैं कि आज हमारा नेटवर्क 50 किलोमीटर का है, कल को हम फेज़ 3 को करना पड़ेगा। क्यों? दे गिव प्रपोजल टू द गवर्नमेंट, दे सीक द सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट और वहाँ से वो फेज़ 3 का प्रोजेक्ट मंजूर कर, बिकॉज दे नो वेयर इज़ माई डिमांड, व्हाट माई पीपल वांट। तो ये इंक्लूसिव प्लानिंग जो चालू करेंगे तभी ये सक्सेस होगा। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली, बिकॉज यहाँ पे अभी पब्लिक में अगर आप लास्ट 5 ईयर्स से देखें तो प्राइवेटाइजेशन को लेके बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। बट प्राइवेटाइजेशन क्यों हो रहा है, वो कितना नीडेड है और कितना ज़रूरी ही आपने अभी समझाया कि प्राइवेटाइजेशन से लोगों का भला ही होगा। अगर हम उसको पब्लिक सेक्टर के हिसाब से देख रहे हैं और पब्लिक सेक्टर उसको नहीं चला पा रहा है, तो वो खुद ये बोल रहे हैं कि भाई हम इसको प्राइवेट करके हम इसको लोगों के बेनिफिट के लिए चलाना चाहते हैं, राइट। तो इस पे आपका आगे और क्या विचार है कि प्राइवेटाइजेशन सेक्टर, अगर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में हम प्राइवेटाइजेशन पे ले जाए सारी चीजें, तो उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं? इसमें मेरे हिसाब से मेजॉरिटी इज प्रोज एंड प्रोज, कॉन्स की बात इसमें आती ही नहीं है। बिकॉज एक चीज़ है कि जब हमको युद्ध लड़ने जाना है तो अकेला सेनापति काफ़ी नहीं है युद्ध लड़ने के लिए, उसको एक फ़ौज चाहिए, स्पेशलाइज्ड फौज उसके पास होगी। कोई लोग तीर चलाएंगे, कोई गोली चलाएंगे, कोई हाथ तलवार चलवाएगा, तब जाके वो जंग जीती जाती है। अगर वही चीज़ को हम यहाँ अप्लाई करें, ये पीपीपी मतलब प्राइवेटाइजेशन में आज हर कोई लोग बोल रहा है कि ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट अदानी को दे दिया, आज ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट उसने दे दिया, बट ऐसा कैसे दे दिया? आवर प्रोक्योरमेंट सिस्टम इज़ ट्रांसपेरेंट, आवर प्रोक्योरमेंट इज़ ऑनलाइन। जो भी टेंडर भरना था, मान लीजिए एयरपोर्ट के जो 5 टेंडर लगे थे, आज 5 टेंडर अदानी ने बीड करके विन किया। उसमें ओनली अदानी वॉज नॉट ओनली पार्टिसिपेंट्स, उसमें जीवीके एंड ऑल अदर बिग प्लेयर्स ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस प्रोसेस। बट उसको जो फेयर पड़ा, उसको जो अफोर्डेबल लगा, उसने बीड किया एंड दे विन द प्रोजेक्ट। उसमें भी टेक्निकल क्राइटेरिया था, QCBS होता है, क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि अदानी इज माय फ्रेंड सो आई कैन गिव द कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टली, ऐसा कोई सिंपल, आज कोई भी प्रोक्योरमेंट इतना ह्यूज करोड़, मोर देन 5 करोड़ के ऊपर, नॉट अ सिंगल टेंडर आई कैन डायरेक्टली अवॉर्डेड टू माय फ्रेंड और एनीबडी। उसके लिए आई मस्ट हैव टू रूट थ्रू द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल एंड प्रोक्योरमेंट गाइडलाइंस आई हैव टू एडर। तो वो बीड करके आए। आज जो लोग पान के गल्ले पे या चौराहे पे जो बात करते हैं, गवर्नमेंट तो अदानी का फ्रेंड है,
तो भाई उसने जो 1,000 करोड़ का बीड लिया है, तू भी पार्टिसिपेट कर लेता उसमें, तो तू ही वो ले लेता एयरपोर्ट वाला प्रोजेक्ट, तू ही बना लेता एक अच्छा रनवे वगैरह। ये बहुत ही अच्छी चीज़ बोली आपने कि घर में कोजी एनवायरनमेंट में गवर्नमेंट की ही दी हुई सेफ्टी में बैठ के गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना बहुत इजी है, बहुत easy बट है। उसके काम को, उसकी उनकी स्क्रूटिनी को, उनकी लिमिटेशंस को और उनकी डिफिकल्टीज को समझना बहुत ही ज़्यादा बट डिफिकल्ट इसका है। मैडम व्हाट आई फील इज कि देखिए गवर्नमेंट तो अपना अच्छा प्रोक्योरमेंट मॉडल्स लाई, नया नया इंफ्रास्ट्रक्चर को हाउ दे कैन स्मूथली उसने दे दिया, उसका हेडेक आज देखते। आज हम देखिए अहमदाबाद का एयरपोर्ट पहले कैसा था और आज अभी जाके आप देखिए, क्या आपको पहले वो सुविधाएं मिलती थी जो अब मिल रही है? आज ईच एंड एवरीथिंग रिक्वायर्ड सम कुर्बानी। ट्रू। आज कुर्बानी उसने दी, उसने अपने बीड किया। और दूसरा पीपी का सबसे बड़ा फायदा वो है कि आज सेम चीज़ अगर गवर्नमेंट ही मैनेज कर लेती तो उसका ड्रॉबैक जो कॉन्स वाली बात थी ना, उसमें कॉन्स वही आता जो डिज़ाइन प्रिंसिपल है। आज ये हट के डिज़ाइन आई, तो इसमें अच्छा वाले आर्किटेक्ट और प्लानर्स का इन्वॉल्वमेंट आया जो वहाँ शायद न आता। ट्रू, इट वाज अ वेरी इंसाइटफुल कॉन्वर्जेशन हितेश। 1 घंटा हो गया, हमें Okay. पता भी नहीं चला। Yes, yes, सो that's good. वी हैव द लास्ट राउंड ऑफ रैपिड फायर विथ Okay. यू। सो यहाँ पे आपको सोचने का टाइम बहुत कम है। No आपको जो problem. भी प्रॉम्प्टली दिमाग में आता है आपको वो आंसर करना है ठीक है। टू माई रैपिड फायर क्वेश्चंस। Yeah. सो विल बी कंक्लूडिंग दिस सेशन एंड दिस पॉडकास्ट विद दिस रैपिड फायर, Yeah. राइट? सो माई फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, क्या ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट न्यूक्लियर वॉर तक जा सकता है? Maybe. अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो क्या रशिया और चाइना की पॉलिसीज उसको बढ़ावा देगी? Definitely. टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज रियलिस्टिक सिनेरियो है या सिर्फ साईफाई है? Not realistic. यूएस इजराइल स्ट्राइक्स का मोटिव डिप्लोमेसी है या पावर प्रोजेक्शन? Power. अगर ईरान रिवेंज लेगा तो खामेनेइस डेथ का क्या वो WW3 वर्ल्ड वॉर 3 इग्नाइट करेगा? Definitely. क्या ग्लोबल अलायंसेस जैसे नाटो, रशिया, चाइना एक छोटी वॉर को बड़ा बना सकते हैं? Yes, बना सकते हैं। क्या मिडिल ईस्ट टेंशन से वर्ल्ड इकोनॉमी कोलैप्स तक जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है, 100%. इस क्लाउड एआई, अगर आपको पता हो तो, हैज बीन यूज्ड टू प्लान दिस अटैक ऑन ईरान? आपको Very much, लगता है? very much. बिकॉज ये बैंड हो चुका है अभी यूएस Yes, but technology intervention is so much, so everyone would like to welcome such technology intervention. अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो सबसे पहले किस रीजन में शुरू होगा? I can't say that. ओके। खामनेई की एलिमिनेशन से ग्लोबल पीस 2026 तक पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है? Impossible है. थैंक यू सो मच हितेश, इट वाज अ Thank you. वेरी इंसाइटफुल पॉडकास्ट विथ यू। गवर्नमेंट और आम आदमी के बीच में एक पूरा चैनल होता है, कंसल्टेंट्स का, एक्सपर्ट्स का, अर्बन प्लानर्स का, आर्किटेक्ट्स का, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर्स का, जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को शेप अप करते हैं। हम उन्हीं एक्सपर्ट्स को आपके सामने ला रहे सीधा बात करने के लिए हमारे द बिजनेस एंड बियॉन्ड पॉडकास्ट के थ्रू। ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं है, ये इंडिया का सबसे पहला इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड पॉडकास्ट है। आप भी अगर इस इंडस्ट्री की सच्चाई के बारे में जानना चाहते हैं और इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।